नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात करेंगे, हसीना मान जाएंगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक राजनयिक संदेश भेजा है। इस संदेश में शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यर्पित करने की बात कही गई है। भारत ने भी नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से राजनयिक संदेश प्राप्त होने की पुष्टि तो की है। हालांकि भारत में विदेश मंत्रालय ने इस मांग पर तुरंत किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया है। बांग्लादेश ने भारत के साथ 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला भी दिया है। बांग्लादेश ने कहा है कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत से वापस लाया जाए ताकि वो मुकदमे का सामना कर सके। ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने भारत से औपचारिक तौर पर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत बांग्लादेश के इस संदेश का क्या जवाब देता है। और बड़ा सवाल भी है कि क्या हसीना मान जाएंगी, और नहीं तो फिर आगे क्या होगा और वो कहां जाएंगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की नई मांग ने इस तनाव में और इजाफा कर दिया है। भारत ने सोमवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम बांग्लादेश सरकार से एक आधिकारिक अनुरोध मिलने की पुष्टि की, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बांग्लादेश का मौजूदा रुख बताता है कि उसे तनाव कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो 2013 में शेख हसीना सरकार के साथ हुई भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि को आधार बनाकर अपनी मांग सामने रखी है। मामला बढ़ने पर भारत के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाएगी और उसकी विदेश नीति की कड़ी परीक्षा होगी। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में बांग्लादेश उच्चायोग से एक नोट वर्बल मिला है, लेकिन इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के बाद कई अहम सवाल हैं। क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा? प्रत्यर्पण संधि के क्या है भारत के पास विकल्प? आइए बताते हैं आपको। भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत इस संधि में अपराधियों को सौंपने का प्रावधान है। असाधारण परिस्थितियों में भारत किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शेख हसीना के मामले में भारत ये प्रावधान लागू कर सकता है। यदि अपराध का स्वरूप राजनीतिक हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। यदि शेख हसीना भारत को ये विश्वास दिला दें कि उनके खिलाफ आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, तो भारत उनके प्रत्यर्पण से मना कर सकता है। संधि के एक अन्य खंड में कहा गया है कि अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक उसे 4 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा न सुनाई गई हो। প্রথিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও আমরা ভারতের কাছ থেকে ফেরত চাইব। কেবল জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডই নয়, আমরা গত 15 বছরে সব অপকর্মের বিচার করব। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। भारत के गृह मंत्री ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान ढाका में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि की थी। आज इसी संधि का हवाला देकर बांग्लादेश भारत की परीक्षा ले रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने ढाका में कहा कि देश ने हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत के विदेश मंत्रालय को एक राजनयिक मौखिक नोट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें यहां वापस चाहता है। दरअसल शेख हसीना 5 अगस्त को भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से नई दिल्ली चली गई थी। उन्हें मौतों को लेकर कई अदालती मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कुछ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप भी शामिल हैं। शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगी पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं। यूनुस सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए आंतरिक पुलिस संगठन इंटरपोल से मदद मांगी है। इससे पहले सोमवार को बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा, अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। आलम ने कहा, ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से मौजूद है और इसके तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। भारत इस मामले में एक कूटनीतिक समाधान की तलाश कर रहा है और शेख हसीना के लिए किसी तीसरे देश में शरण देने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। ये विकल्प बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में संतुलन बनाए रखने और राजनीतिक तनाव कम करने में मदद कर सकता है।
भारत और बांग्लादेश के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। शेख हसीना का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन भारत का फैसला दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों को अगले कुछ वर्षों के लिए आकार देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत इस पूरे मामले में क्या जवाब देगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो क्या हसीना मान जाएंगी? देखिए, लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, 5 अगस्त का वो दिन, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई थी वो किसी से छिपी नहीं है। शेख हसीना यहाँ आती हैं, रही, उसके बाद भी ये सवाल होते थे कि भारत का क्या रुख होगा, आगे आने वाले समय में क्या रिश्ते होंगे भारत बांग्लादेश के। उन तमाम चीज़ों के बाद बांग्लादेश में जिस तरीके से एक अंतरिम सरकार हुई, फिर यूनुस आते हैं, तमाम चीज़ों को संभालते हैं, उसके बाद ये जो आई है, देखिए औपचारिक तौर पर तो वाकई ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की तमाम चीज़ों को बांग्लादेश की तरफ से किया गया है। अब ये जो प्रत्यर्पण की बात की जा रही है और जिस तरीके से भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि की बात भी की जा रही है, बड़ा सवाल है कि क्या भारत उनको रिलीव करेगा, क्या वो जाएंगी, क्या जिस तरह की चीजों को दिखाया और समझाने की कोशिश की जा रही है वो वैसा हो सकता है। बहुत सारे पहलू हैं इसके पीछे, विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सुखबिंदर सिंह जैलदार। सुखबिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पाकिस्तान से हमारे साथ पत्रकार जुड़े हैं अदनान हैदर। अदनान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अदनान जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अदनान जी, मुझे ऐसा लगता है भारत बांग्लादेश, क्योंकि एक ऐसा विषय है, आप एक जर्नलिस्ट हैं और हमारे लिए भी बहुत अच्छा, आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आया, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, फिर शेख हसीना भारत आती हैं, उसके बाद ये जो एक प्रत्यर्पण की मांग है, जो एक मैसेज दिया गया है भारत सरकार के पास पहुंचा है, उनको रिलीव करने का, तमाम चीजों का, अपने मुकदमों को वो फेस करें, इन तमाम चीजों के बीच में क्या आपको लगता है कि वो मान जाएंगी? दूसरा प्रश्न ये भी है कि नहीं भी होता है तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में क्या जो भारत है वो उनको रिलीव करेगा? किस तरीके से आप इस पूरे जो घटनाक्रम को उसे समझ पा रहे हैं और बांग्लादेश की भूमिका? ये यहाँ सवाल ये उठता है कि हसीना मैटर नहीं करती कि हसीना मानेगी या नहीं मानेगी। सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार नहीं, वो सरकार भी नहीं मानेगी कि हसीना को भेज दिया जाए बांग्लादेश और हसीना के अपने तमाम चार्जेस का सामना करें बांग्लादेश की कोर्ट के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हिंदुस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं 14 साल में गवर्नमेंट में, और वो गवर्नमेंट थी और उसको सपोर्ट करता था। और क्या भागना पड़ा, हिंदुस्तान ने इसी तरह इन्वेस्ट किया हसीना के ऊपर और एंड पे हसीना को वहां से भागना पड़ा। तो हिंदुस्तान के पास का सामना है। आप देखिए कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो 14 साल पाकिस्तान से दूरी रखी उसने और हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखे। अब उनके बाद जब से यूनुस आए हैं, पाकिस्तान के लिए जो नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को दोबारा से जा रहा है, पाकिस्तान को ऑन अराइवल वीजा जो थी वो दोबारा से दे दी गई है। तो हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ बांग्लादेश को लेके नहीं होगी, वो इस रीजनल फॉरेन पॉलिसी को लेते हुए पाकिस्तान का उसमें क्या रोल है, मोदी सरकार उसको भी देखेगी। 14 साल मुसलसल इन्वेस्ट किया हिंदुस्तान ने और मोदी सरकार ने बांग्लादेश के ऊपर, और एट दी एंड क्या हुआ कि हसीना को वहां से अपनी हुकूमत, अपना दफ्तर, अपना घर बार सब छोड़ के जाना। एक्चुअली हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी पर लगे एलिगेशन है, तो ये बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए वहां जाएं और बांग्लादेश को बात सुने। तो बांग्लादेश की समझती है कि जो कुछ हसीना नवाज ने किया है वो मोदी सरकार और मोदी के कहने पे किया है। तो जितनी नफरत बांग्लादेश के लोग हसीना वादत से करते हैं, उतनी ही अब नरेंद्र मोदी से और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से करते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है।
ठीक है, चलिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है काफी डिस्कनेक्ट हो रही थी, पर जितना मैं समझ पाई हूं ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। अनुपम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? अनुपम जी, मैं आपसे तो बस सीधा एक सटीक सा सवाल करूंगी कि जो प्रत्यर्पण की बात हो रही है, भारत का क्या रुख हो सकता है और क्या होना चाहिए? क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि लगातार मांग तो कर ली गई है, उन्हें बुलाने की बात भी हो रही है, और ये दावा भी किया जा रहा है कि जो भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि थी उसका आधार बनाकर हमारा पूरा राइट है प्रत्यर्पण कराने का। ये बांग्लादेश की तरफ से बात की जा रही है, तो इसे किस तरह से समझे? देखिए राखी जी, फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो मुल्कों के पूरे एक स्वभाव में एक चीज होती है, कभी कभी हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना पड़ता है। अब हिंदुस्तान की बांग्लादेश के प्रति जो फॉरेन पॉलिसी रही है उसके रीअलाइनमेंट का वक्त आ चुका है, और ये निश्चित तौर पर मैं हैदर जी से सहमत हूं कि ये बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब नियर फ्यूचर में शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नियर फ्यूचर मतलब आने वाले 1-2 साल 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं है। अब जो चुनाव होंगे वहां पर, जैसा कि केयर टेकर राष्ट्रपति यूनुस कह रहे हैं कि अगले साल के लास्ट तक वो वहां चुनाव करवाएंगे, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता है, पूरी आशंका है कि चुनाव इस तरह से करवाए जाएंगे ताकि वहां की जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमाते इस्लामी या जो कट्टरवादी तंजीमें हैं वो सत्ता में आ जाए। शेख हसीना को वहां जगह नहीं मिलने वाली है। तो इस हिसाब से चूंकि शेख हसीना का जो पूरा लिगेसी रहा 15 साल का, जो उनका टेन्योर रहा है, भारत के साथ बहुत अच्छे संबंधों का रहा है, तो निश्चित तौर पर भारत ये चाहेगा कि शेख हसीना जल्द से जल्द वहां की राजनीति को संभाले, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना पड़ेगा, और इस रीअलाइनमेंट में हमें कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ेंगे। देखिए, जहां तक इस वाकये का बात है कि वहां से एक प्रपोजल आया है एक्स्ट्राडिशन के लिए, एक याचिका आई है, तो उसको रिफ्यूज करने के लिए हिंदुस्तान के पास बहुत ही पुख्ता तथ्य मौजूद हैं। अगर आप देखें, आपने अपनी कुछ चीजें अपने विश्लेषण में बताई थी, उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात तो यह है कि भारत एक्स्ट्राडिशन को सीधे सीधे मना कर सकता है, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर किसी भी तरह के अपराध साबित नहीं हुए हैं, सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों के बिना पर हम एक अपने पुराने मित्र को वापस नहीं भेज सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि साफ साफ दिख रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ वहां की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टरपंथी तंजीमें एक पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक रूप से अपने विरोध को दर्शाने के लिए भारत के ऊपर दबाव डालना चाहती है। तो भारत इस बिना पर भी इसको रिफ्यूज कर सकता है, उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए मना कर सकता है। और एक सामान्य सी बात है जो हमारी और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, उसमें एक सामान्य सी बात है कि कोई भी क्रिमिनल अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जनरल मापदंड के हिसाब से अपराधी माना जाता है, तभी उसका एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी भारत का रुख स्पष्ट रहने वाला है, क्योंकि शेख हसीना ने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा दिए जाए, लेकिन ऐसा कोई क्राइम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार नहीं किया है। तो वो किसने मरवाए हैं? वो बंदे किसने मरवाए? जो बांग्लादेश में 300 बंदे मारे गए, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? अनुपम जी, हेलो, अदनान जी पूछ रहे हैं जो 300 लोग वहां मारे गए हैं उसका आरोप किस पर है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदनान जी पूछ रहे हैं। वो अनुपम जी पे डाल दें इल्जाम। आप अगर हसीना पे नहीं डालना तो अनुपम जी पे डाल दें। मुझसे पूछ रहे हैं अदनान जी, आपका सवाल मुझसे था या अनुपम जी से था? क्योंकि उस वक्त बोल अनुपम जी रहे थे, मुझे लगा आपने उन्हें क्रॉस किया। मैंने अनुपम जी से पूछा है। देखें, 200 से 300 लोग वहां मारे गए, अगर उसका जिम्मेदार हसीना वाजिद नहीं है तो क्या अनुपम जी हैं या अदनान हैदर है? कौन है उनका जिम्मेदार? मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो एक्स्ट्राडिशन की जो पॉइंट्स है ना, उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि एक लाइन लिखी हुई उसमें, जनरल क्राइम का जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको जनरल क्राइम कहा जाता है। शेख हसीना तलवार लेकर के 300 लोगों को मारने नहीं निकली थी, और ये बात सिद्ध है। वहां पर दंगे हुए, फसाद हुए, उसके वो एक अपराध है, और उसके ऊपर उनको एक नियम के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे का आपको इंतजार करना चाहिए। चूंकि उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लगे हैं, इस वजह से उनको एक्स्ट्राडिट कर दी जाए, ये बात भारत कभी मानने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में लिखी हुई है वो ये है कि ज्यादातर मसलों में, एक्स्ट्राडिशन के केस में, अगर कोई इस तरह का मसला आता है कि कहीं मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया है लोगों को मारने के लिए,
यानी कि इस तरह का इश्यू अगर शेख हसीना के ऊपर आरोप लगा होता तब भारत के लिए मुश्किल होती। ऐसा भी आरोप उनके ऊपर नहीं लगा कि उन्होंने मिलिट्री से पूरे अपने कहीं पर जाकर के हमला करवा दिया हो, कई लोगों को मरवा दिया हो। देखिए वहां पर जो पूरी की पूरी जो बनाई गई है, माहौल बनाया गया है, वो अनुपम जी, आप मेरा एक आर्गुमेंट, मेरा एक छोटा सा आर्गुमेंट ले लें, एक छोटा सा आर्गुमेंट ले लें यहाँ पे। अनुपम जी, आप लगता है कहीं अलास्का में रहे हैं पिछले 6 महीने, आपको बांग्लादेश में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं पता। भाई वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ग्राउंड थी, सड़कों पर थी, लोगों को मार रही थी, और हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी, तो वो रिस्पॉन्सिबल कैसे ना हुई मेरे भाई? देखिए हैदर जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं शेख हसीना का पॉइंट ऑफ व्यू हिंदुस्तान के नजरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान, अरे अनुपम भाई आप तो फौरन हसीना जी से मिलिए और उनका केस लड़िए। जितना कॉन्फिडेंटली आप हसीना को डिफेंड कर रहे हैं, हसीना खुद को इतना कॉन्फिडेंट होकर डिफेंड नहीं कर पाए जितना आप उनको डिफेंड कर गए हैं भाई। अदनान भाई, जैसे आप बलूचिस्तान में मानते हैं, जैसे सिंध में मानते हैं, वैसे ही ना। पॉइंट क्या क्या है, किन बिना पर हिंदुस्तान एक्सट्राडिशन के लिए मना कर सकता है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हसीना बहुत नापाक है या बहुत पाक महिला है या क्या है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्योंकि शेख हसीना के साथ हिंदुस्तान का जो संबंध है बहुत बेहतर रहा है, तो हिंदुस्तान इतनी आसानी से एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले प्रेशर को हैंडल नहीं करेगा। हिंदुस्तान रिफ्यूज कर सकता है, उसके पास पॉइंट्स है। मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात बना रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने हत्याएं की हैं, नहीं की हैं, क्या किया, क्योंकि आप चूंकि पाकिस्तान में बैठे हैं, इस समय की जो बांग्लादेश की सरकार है वो आपकी दोस्त बनती हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर आप हसीना को क्रिमिनल बताएंगे, कुछ भी बताएंगे, वो आपका हसीना क्रिमिनल है, हसीना क्रिमिनल है, ना उनको मैं अपराधी घोषित कर रहा हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है, और हिंदुस्तान अपने दोस्त को या जो उसका 15 सालों से उसने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करी है उसको एक्स्ट्राडिक्ट करने के लिए मना कर सकता है, और मना करने के लिए अनुपम जी आप एक केस कीजिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कीजिए जिसने हिंदुस्तानियों के बिलियंस ऑफ डॉलर बांग्लादेश में लगा दिए और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने और मिला कुछ भी नहीं हिंदुस्तान को। बिलियंस ऑफ डॉलर्स बांग्लादेश में इन्वेस्ट करके नतीजा हसीना की सूरत में ये निकला जो आपके सामने। न्यूज बता दूं मैं, कल की ही न्यूज है, उसी बांग्लादेश में जिसको आप बता रहे हो कि हिंदुस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया हुआ है, उसी बांग्लादेश ने ट्वीट के तहत हिंदुस्तान से खाने का चावल मंगाया हुआ है, और हमने स्वीकार किया हुआ। ठीक है, बांग्लादेश के आंतरिक हालात कुछ भी रहे, लेकिन हमने हजारों टन चावल देने की बात कह दी है। तो अभी ऐसा नहीं कि बांग्लादेश एकदम से हमारा दुश्मन हो गया है, हम उसके ऊपर फौज लेकर टूट पड़ेंगे। मुझे इस चर्चा को सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी शेख हसीना को डिफेंड करने के लिए बैठा है। बात ये हो रही है कि जो कुछ भी हुआ, जो बांग्लादेश ने मांग की है, जो एक फॉरेन पॉलिसी के तहत होना चाहिए, उसके बाद आगे क्या होगा, वो जाएंगी या नहीं, क्या उनको रिलीव किया जाएगा या नहीं, भारत की क्या भूमिका होगी, आने वाले संबंधों पे क्या भूमिका होगी, मुख्य चर्चा उस पर है। कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। उस चर्चा को ऐसे मत लेके जाइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं या वो रिलीव नहीं करेंगे। ये तो आने वाले वक्त की बात है ना। नहीं जाएंगी तो फिर जाएंगी कहां, ये भी तो एक बड़ा सवाल उठता है यहां पर। हाँ राखी जी, देखिए ऑप्शंस बहुत सारे। हसीना का ट्रायल मतलब नरेंद्र मोदी का ट्रायल है, तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेगा कि उसका ट्रायल हो। और हिंदुस्तान की सरकार इतनी सक्षम है कि वो रीअलाइनमेंट कर सकती है। हमने ये रीअलाइनमेंट श्रीलंका में करके दिखाया, मालदीव में करके दिखाया है, हमने ये रीअलाइनमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी नेपाल में करके दिखाया है, तो हम बांग्लादेश में भी करके दिखाएंगे। हैदर साहब को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के जो भी अधिकारी हैं, जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए, अनुपम जी 15 सालों में इन 10 सालों में जयशंकर बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं, मुझे उन पे कभी शक नहीं रहा, लेकिन इन 10 सालों में हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही भयंकर है, बहुत ही बुरी रही। आपके ताल्लुकात नेपाल से खराब रहे, वो वाहिद दूसरा हिंदू देश है, आप हिंदू देश के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सके। आपके बांग्लादेश से खराब हो गए, आपके यूरोप से खराब हो गए, आपके रूस से खराब हो गए, आपके इवन अमेरिका से खराब हो गए। भाई इस वक्त इंडिया आइसोलेट हो चुका है। जब आप डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात करते हैं, वेरी सॉरी, मुझे लग रहा है कि आप पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं, और आपको हिंदुस्तान की पॉलिसी के बारे में। अच्छा, मुझे अदनान जी इतना बता दीजिए, अदनान जी, भारत ने, अदनान जी एक मिनट, भारत ने या भारत के विदेश मंत्रालय ने फिलहाल किसी भी टिप्पणी से मना किया है, समझिएगा उस पॉइंट को। भारत ने और उसके विदेश मंत्रालय ने इस पर किसी भी टिप्पणी से फिलहाल मना किया। उन्हें लगता है वर्बली उनके पास जो चीजें आई हैं उस पर आगे देखेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं
नहीं करना। लेकिन आप इतना भाई, श्योर कैसे हैं कि प्राइम जब मिनिस्टर आपका नरेंद्र प्रोजेक्ट मोदी फेल रिलीव हो नहीं गया, करेंगे? जब आपका प्रोजेक्ट 14 साल बाद फेल हो गया हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के लिए तो शर्मिंदगी की बात है। तो अदनान इसीलिए वो जी, इस पे मैं बात आपसे नहीं कर रहा जानना है। चाहती हूं, आप इतना श्योर कैसे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको रिलीव नहीं करेंगे? अरे उनको रिलीफ का मतलब मैडम ये है कि वो जाएं और बांग्लादेशी अदालतों में केसेस का सामना करें, मर्डर केसेस का सामना करें। हसीना का कटहरे में खड़ा होना नरेंद्र मोदी का खड़ा होना है, आप इस बात को समझिए। तो मतलब हसीना वो उन्हें और रिलीव यहां नरेंद्र से मोदी नहीं ऐसे करेंगे, हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्यों ये तो करेंगे? विदेश मंत्रालय और हिंदुस्तान वो ने- खुद टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, फिर आप इतना श्योर कैसे हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ। आप ये क्लिप संभाल के रख लीजिए। नरेंद्र मोदी अपने होते हुए हसीना को कभी भी बांग्लादेश नहीं भेजेंगे, ये लिख लें, ये बात कहीं रख लें, रिकॉर्ड करके रख लें। और अनुपम जी भी आप भी याद रखिएगा, अनुपम जी। और बीजेपी वाले वो भी हंस रहे हैं, बीजेपी वाले भाई साहब, आप भी इसको याद रखिएगा, इस बात को। कई बार हम लोग शायद चर्चा कर चुके हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए कठिन है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन हमारी सरकार के पास ये पूरी कुव्वत है कि उस फॉरेन पॉलिसी का वो बेहतर इस्तेमाल करेंगे और जो भी सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रही है वो सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। चाहे मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल रूप से शेख हसीना वापस ना आ पाए, लेकिन फिर भी जब हिंदुस्तान इस जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनको कई टन चावल दे सकता है तो उनके साथ अच्छे संबंध भी बना करके रखेगा, चाहे वो यूनुस हो, चाहे बीएनपी हो या जमात इस्लामी ही क्यों ना हो। आप सिर्फ चूंकि आपको एक मौका मिल गया है बांग्लादेश को सपोर्ट करने का, वहां के कट्टरवादियों को सपोर्ट करने का, इसलिए आप उनके बारे में कुछ भी कहते रहिए, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में आप निश्चिंत रहिए, हिंदुस्तान की सरकार हो, हिंदुस्तान के डिप्लोमेट को, वो बांग्लादेश को संभाल लेंगे। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ये भी हैं कि जब तक 4 महीने से या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा भी ना सुनाई गई हो तब भी प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये सिर्फ एक रिश्तों के लिए प्रत्यर्पण की बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सोचेंगे मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं भेजूंगा, मेरा मन है तो मैं भेजूंगा। नहीं, वो जो संधि है, वो जो समझौता है, उसके साथ ये तमाम चीजों पर बात होनी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अदनान हैदर जी बहुत कम वक्त के लिए हमारे साथ जुड़े थे, फिलहाल अब इस चर्चा से वो गए हैं और मुझे ऐसा लगता है, अमित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी, सुन पा रहा हूं। अमित जी, आपसे तो मैं यही पूछूंगी कि भारत का रुख इस पर क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अदनान जी तो बहुत साफ तौर पर एक चैलेंज देके गए हैं, क्लिप को संभाल के रखिएगा, मोदी जी कभी उनको यहां से प्रत्यर्पण नहीं करेंगे। राखी जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक ऐसे देश का नागरिक यहाँ पे बैठा हुआ था जिसके खुद के देश में लाले पड़े हुए हैं। वहाँ का इन्फ्लेशन अगर आप देख ले तो हर चीज, आटा चावल दाल, हर चीज के भाव क्या है वो पता चल जाता है। और मिलिट्री का इस्तेमाल किस तरीके से वो बलूच सिंध के इलाके में करते हैं और वो यहाँ पर बैठ के ज्ञान देकर चले जाए, तो आपको थोड़ा सा मौका देना चाहिए था मुझे, उनके साथ थोड़ा सा 1 to 1 होता तो अच्छा रहता। बट खैर, उस पर मुझे नहीं जाना है। लेकिन देखिए, जो हम जिस मूल मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि शेख हसीना जी का जो प्रत्यर्पण का जो एक नोट भेजा है, नोट वर्बल जिसे आपने बताया कि उसके कहते हैं, तो उसे लेकर आप अगर देखें 2013 में संधि हुई थी, 2016 में प्रत्यर्पण की संधि को रीअलाइनमेंट किया गया था 2016 में फिर से। तो उसमें आप देखिए कहीं भी समय सीमा का लिमिट नहीं दिया गया है। तो निश्चित तौर पे अगर जवाब नहीं दिया गया है बांग्लादेश को, तो निश्चित तौर पे भारत सरकार अपना पूरा समय लेगी उसका जवाब देने के लिए, और जवाब नहीं भी देना चाहे तो उस पर कोई ये नहीं है। रही बात, अगर आप राजनीतिक वजहों से लेकर अगर किसी का प्रत्यर्पण चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, उस पर स्ट्रेट अवे सरकार वहां पे डिनाई कर सकती है। दूसरी बात, आप देखिए जिस तरीके के लीडरशिप क्राइसिस आज बांग्लादेश में हुई है, चाहे वो यूनुस हो या खालिदा जिया हो, वो खुद भी बेड रिडन हैं, अभी उनके भी तबीयत बहुत ही खराब है। उनका जो बेटा है तारिक, वो लीड करता है आजकल। तो जिस तरीके के वहां पर लीडरशिप क्राइसिस हुई है, इस लीडरशिप क्राइसिस में यूनुस अपने आप को चाहते हैं कि वो स्थापित कर ले जाएं, और इसीलिए वो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। वरना देखिए जिस तरीके की हालात आप बांग्लादेश में देखिए, हर एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन को, सेकुलर लोगों को किस तरीके से स्टैंड डाउन किया जा रहा है। पब्लिक ही नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किस तरीके से जो गैर मुसलमान लोग हैं, जो हिंदू वहां पे, सिख वहां पे, जो क्रिश्चियंस वहां पे जॉब में हैं, उनको जबरन इस्तीफा दिलाया जा रहा है।
किस तरीके से आपने देखा इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास जी को किस तरीके से वहां पर अरेस्ट किया गया, वहां पर मंदिरों को लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और एक वैश्विक स्तर पर इस चीज की निंदा हो रही है। और इससे बचने के लिए, इसे ध्यान भटकाने के लिए आप देखिए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी बांग्लादेश की किरकिरी होती है। किस तरीके से ब्रिटेन और अमेरिका ने अभी पाकिस्तानी जो पत्रकार थे वो कह रहे थे कि संबंध खराब कर ले, ब्रिटेन और अमेरिका ने खुलकर इस चीज पर निंदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट की रेस में थे उन्होंने खुद अपने मंचों से कई बार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए खड़े हुए हैं और उनके बारे में बात की है। लेकिन आप देखिए प्रोपागेंडा को कैसे सेट किया जाता है। एक द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई, ये ब्रिटेन की एक पत्रिका है, उसने वो हर साल इसी महीने में एक रिपोर्ट निकालती है कंट्री ऑफ द ईयर का। तो उन्होंने कंट्री ऑफ द ईयर की रिपोर्ट निकाली 2024 और उसमें बांग्लादेश को उन्होंने रखा। उसमें अमूमन वो देश होते हैं जो बहुत ही तरक्की करते हैं, इकोनॉमिकली प्रॉस्पर करते हैं, खुशहाली का इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है, हर तरीके से वो देश प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन क्या कारण है कि इकोनॉमिस्ट ने इस तरीके के प्रोपागेंडा को अपने, मतलब जिसको कहते हैं कि नैरेटिव बनाना, तो किस तरीके से प्रोपागेंडा को चलाया जाता है और नैरेटिव को गढ़ा जाता है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो सिर्फ बांग्लादेश के पीछे सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, और भी कई चीजें काम कर रही हैं। आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा हमारे राजनीति। ठीक है, सुखविंदर जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुखविंदर जी, चलिए सुखविंदर जी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। कुमार राकेश जी, चलिए कुमार राकेश जी भी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, बड़ा सवाल है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश क्या भेजा जाएगा, क्या होगा भारत का कदम? भारत तो फिलहाल अभी कोई भी टिप्पणी करने के मूड में नहीं है। अभी उन्होंने कहा जो एक वर्बल नोट आया है अभी ठीक है, उसको सुना समझा है, लेकिन बहुत सारी चीजों पर पॉइंट्स क्लियर हैं। यदि वो क्लियर होते तो शायद कुछ होता, लेकिन अभी कुछ ऐसी उम्मीद है नहीं और कोई टिप्पणी भी उन्होंने नहीं की है, तो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते। लेकिन बाकी लोग, मुझे इस चर्चा में जो पैनलिस्ट जुड़े, बहुत श्योर नजर आते हैं कि आने वाले समय में संबंधों को देखिए और चीजों को देखिए तो उनको कहीं से कहीं तक रिलीव नहीं किया जाएगा। आप क्या मानते हैं? देखिए राखी, ये तो बात सच है कि हसीना से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, और ये भी बात सच है कि पिछले 14-15 सालों में जिस तरह से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में देखिए एक जो अकॉर्ड भी हुआ था, एक तीस्ता वाला जो है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो हमें लगता है कि हसीना असल में जब वहाँ पर इस तरह का विद्रोह हुआ तो सत्ता से हट करके भारत क्यों आई, क्यों भारत को चुना? क्योंकि भारत को अपना जो है एक तरह से मित्र मानती हैं और इसलिए यहाँ चली आई। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कभी अनुपम जी बता भी रहे थे सिलसिलेवार कि प्रत्यर्पण न होने के कितने बहुत सारे चीज़ें हैं जो सामने हैं, और उसमें बहुत सारे मुद्दे भी हैं जिसको हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी है। तो भारत इतनी आसानी से प्रत्यर्पण तो नहीं करेगा, ये भी बात सच है। और रही बात अभी तो शुरुआत है, मुझे लगता है कि हमारा विदेश मंत्रालय से ये बात कही गई, इस पर कोई टिप्पणी न करना भी एक तरह से बांग्लादेश को संदेश है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, अभी एक पाकिस्तान के पत्रकार मित्र बोल भी रहे थे कि वो किसी तरह से किसी भी हालत में शेख हसीना को भारत प्रत्यर्पण नहीं करेगा। तो अब उनका वो अपना एक सोच है, लेकिन जहाँ तक जो संधि हुई है, प्रत्यर्पण संधि हुई है, उसके तहत हसीना कोई ऐसी क्रिमिनल नहीं है कि जिनके प्रत्यर्पण की ज़रूरत पड़े। आप ये सोचिए, ऐसे जो हार्ड कोर लोग हैं जो किसी देश में बड़े बड़े अपराध करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो उसके लिए जो है एक सरकार दूसरे सरकार से उनका प्रत्यर्पण कराना चाहती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। शेख हसीना एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके यहाँ अगर कोई इस तरह की घटना होती है या उस दंगे में, उस तरह के एजिटेशन में कुछ लोग मारे जाते हैं, तो डायरेक्टली उनके ऊपर चार्ज नहीं बनता। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ अंतरिम सरकार है, यूनुस की सरकार है, और उस सरकार के द्वारा अगर इस तरह का कोई जो है मामला आता है तो उसको ज़रूर वो दूसरी सरकार या भारत सरकार से इस बात का आग्रह कर सकती है। लेकिन जहाँ तक आने वाले समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अभी जैसे ये कहा गया कि 1 साल बाद चुनाव होने हैं, क्या शेख हसीना की वापसी की संभावनाएँ कम है, हो सकता है। लेकिन ये भी बात सच है कि वहाँ पर एक दूसरा समूह भी है। पिछले चुनाव में शेख हसीना भारी मतों से जीत करके आई थी,
लेकिन चूंकि कट्टरपंथियों के हाथ में या किन कारणों से वहाँ से जो है पलायन कर गई, ये समझना होगा। तो अब जहाँ तक अपना शेख हसीना का सवाल है, भारत सरकार के पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं और अगर वो चाहे तो उनका प्रत्यर्पण करवाए या न करवाए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये लगता है कि वो जो सारे जिन मुद्दों को लेकर के बांग्लादेश भारत से इस तरह का की अपेक्षा करता है तो शायद न पूरा हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक रिश्तों की बात है, रिश्तों पर भी जाए तो हमारे देश का सभी पड़ोसी मुल्कों से बराबर ये रिश्ता बना हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है। अब ये आने वाले समय में फिर से किस तरह से वहाँ का जो है रिलेशन किस तरह से मजबूत होंगे, उसको देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। कुमार राकेश जी, बांग्लादेश की नई मांग ने क्या वाकई थोड़ा सा तनाव बढ़ाया है? भारत फिलहाल कोई टिप्पणी अभी नहीं कर रहा है। जो प्रत्यर्पण की मांग की गई है, जो बात आ रही है शेख हसीना को लेके, क्या आप मानते हैं क्या ये तनाव बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा तो भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है? राखी जी, मैं सबको सुन रहा था, सबके अपने अपने विचार हैं। श्रीवास्तव जी ने भी एक अच्छी बात कही, अनुपम जी को सुना। खैर, पाकिस्तान के पत्रकार पे टिप्पणी करना मैं कहीं से उचित समझता नहीं, चूंकि वो बेचारे हैं और अति बेचारे हैं। रही बात कि आपका शीर्षक है क्या हसीना मान जाएगी, तो क्या हसीना मान जाएगी के अलावे क्या अब मोहम्मद यूनुस मान जाएंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार लौटा देंगे? क्या मोहम्मद यूनुस इस बात को मानेंगे कि उन्होंने हजारों हिंदुओं का जो कत्ल करवाया है उसके आरोपी हैं? क्या यूनुस इस बात को मानेंगे और क्यों नहीं मानते? क्या वो मानेंगे कि वो वैधानिक सरकार है या जबरदस्ती आपराधिक गतिविधियों के कारण जबरदस्ती जबरन की गई सरकार है? क्या मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार है, वैधानिक सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, क्या उसको वैधानिकता कौन देगा? जो खुद ही एक जबरदस्ती क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्ट को अपनाते हुए एक जबरदस्त सरकार, जो अपने संस्थापक जो थे, जो हसीना के जो के फादर थे मुजीबुर रहमान, जिन्होंने संस्थापना की, उनके मूर्तियों को जो देश उनके आदर्श को ध्वस्त करता हो, वह देश, उस देश का जो भी अंतरिम सरकार का नेता है, वो वैधानिक कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के वैधानिकता पे सवाल है। और मुझे भारत सरकार से भी कहना है कि भारत सरकार के सचिव गए थे, किस हैसियत से बात करने गए थे? जब वो सरकार वैधानिक नहीं है तो आपने उसको वैधानिकता क्यों प्रदान की? पहली बात। दूसरी बात, जो बात हो रही है प्रत्यर्पण की, श्रीवास्तव ने सही कहा, वो पॉलिटिकल असाइलम और अन्य असाइलम में फर्क होता है विदेश नीति के परिभाषा के तहत। तो वो जो असाइलम है, भारत के पास कोई भी आएगा तो वो हमारा नैतिक, हमारा अधिकार है, हमारा स्वैच्छिक अधिकार है, हम किसको प्रश्रय दें, किसको प्रश्रय नहीं दें। तीसरी बात, जो बांग्लादेश की स्थिति बनी थी और जो बनाई गई थी, एक पूरा का पूरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, उसका अपना कहने के लिए भी कुछ नहीं है। हालांकि अभी कई विदेशी एजेंसी उनको लोन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक नमक हराम शब्द आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्तित्व के लिए मैं उपयोग करना चाहूंगा। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो देश भारत के कृपा पे पल रहा हो, चल रहा हो, यदि हम बिजली बंद कर देंगे वहां हाहाकार मच जाएगा। हम आटा सब्जी बंद कर देंगे, भूखे लोग मर जाएंगे। लेकिन नमक हरामी की हद है। फिर भी क्या, भारत के खिलाफ स्लोगन, भारत के हिंदुओं के खिलाफ स्लोगन, हिंदुओं पर अत्याचार, और भारत के जो भी लोग हैं जिन्होंने, जिन मंदिर ने, जिस इस्कॉन मंदिर ने हजारों लाखों मुस्लिमों को खिलाया पिलाया, उन्हें भी नमक हरामी सब इसलिए कर रहा हूं, उन्होंने उनके साथ किया। और जो वकील बेचारा, जो भी मुसलमान था, अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान सब जगह होते हैं, भारत में भी राष्ट्रवादी मुसलमान है, इसलिए मुसलमान को मैं पूरे कौम को मैं नहीं कोस रहा हूं, उनको आपने जेल में बंद करवा दिया। ये कहाँ का न्याय? घर में नहीं दाने अम्मे चने बनाने, खुद ही अन्याय कर रहे हो, दूसरे से न्याय की अपेक्षा करते हो। मुझे नहीं लगता कि अभी हसीना मानेगी नहीं मानेगी, भारत सरकार मानेगी नहीं मानेगी, भारत सरकार का स्वैच्छिक अधिकार है। और बाकी जो रवैया है उनका, उन रवैयों पे सोचने की बात है। और खास करके पहले मानना चाहिए मोहम्मद यूनुस को, जो उनके कुकृत्य हैं, कृत्य नहीं, जो कुकृत्य कर रहे हैं उसके लिए क्षमा मांगेंगे वो, पहले उनको माफी मांगनी चाहिए। वैश्विक समाज से, भारत से जो वो काम कर रहे हैं, कहीं से भी
वो क्षम्य नहीं है, अक्षम अपराध है। उनको कम से कम अपनी व्यक्तित्व पे ही घृणा आनी चाहिए। और मैं कोसता हूं नोबेल कमेटी को कि ऐसे घृणित व्यक्ति को, जो कि हजारों लोगों के कत्ल का जिम्मेदार है, ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार देते हैं। मुझे तो खोफ होती है नोबेल कमेटी से कि ऐसे घटिया लोगों को भी पुरस्कार दिया जाता है जो कि ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम देता है। राखी जी, ये स्थिति है। इसमें भारत सरकार का सेकेंड रवैया बहुत सही है, लेकिन वहां जाकर के बताना और ये करना कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, आंतरिक स्तर पर काम हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पर काम हो रहे हैं। मामला 20 जनवरी में आगे फंसा हुआ है। अभी जैसा हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा, मैं अमेरिका के चुनाव कवर करने गया था, वहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार भी एक मुद्दा था। और बांग्लादेश हिंदू मंदिर है न्यूयॉर्क में, फ्लसिंग के पास, वहां के प्रवक्ता हैं मिस्टर सरकार, उन्होंने कहा कि हमने उसके लिए, उन्होंने पहले कहा था कि कुछ भी हो, हिंदुत्व की इतनी ताकत है कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनेगी, और बनी। मेरे पास इंटरव्यू है उनका, उन्होंने लंबा इंटरव्यू दिया और कहा कि जिस तरह से वही क्रिटिसाइज नहीं किया। भारत सरकार अपने स्तर पे डिप्लोमेटिक काम करती रही, लेकिन मिस्टर ट्रंप की तरह आक्रामक भाव से ट्वीट करना, बोलना, अपने चुनावी भाव में भाषण देना, ऐसा किसी ने नहीं किया। ये जो भी कार्रवाई हो रही है, आज 24 दिसंबर है, मुश्किल से 25 दिन की बात है। फिर देखिएगा 20 तारीख को रवैया क्या होता है। विश्व के कई परिस्थितियां, कई समीकरण बदलेंगे और सभी की औकात सामने आएगी। और सबसे अंतिम बात और गहरी बात, जो सरकार वैधानिक ही नहीं है, वो कैसे बात कर सकते हैं सरकार से? सब सोचने वाली बात तो ये है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए कोई वर्बल नोट भी भेजा गया है, और इसीलिए भारत सरकार जो है उनकी तरफ से कोई इसीलिए वर्बल नोट है, इसीलिए वर्बल नोट है, उनको औकात नहीं है लिखने की, इस पॉइंट को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट है, वो लिख ही नहीं सकते हैं, वो उनकी औकात नहीं है। ठीक है कुमार राकेश जी। अनुपम जी, एक दो सवाल हैं बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि यदि सरकार वैध नहीं है, जिस तरीके से कुमार राकेश जी कह रहे हैं, उस चीज को आगे बढ़ा रही हूं, एक वो पॉइंट भी है। वर्बल नोट आपने भेजा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन सारी चीजों को आप रख रहे हैं। बांग्लादेश जो करने जा रहा है, और जहां तक यूनुस के पूरे तमाम चीजों को, उनकी पीछे की तमाम चीजों को, बांग्लादेश में जो हाल में हुआ उन सारी चीजों को समझे, तो ये वाकई में कुछ पॉजिटिव्स तो नहीं दिखता। दूसरी चीज ये, यदि फॉरेन पॉलिसी की बात मैं करूं, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, क्या यदि एक जिस तनाव की हम बात कर रहे थे भारत के लिए, क्या वो एक अग्नि परीक्षा फॉरेन पॉलिसी को लेकर मानी जाए? निश्चित तौर पर अग्नि परीक्षा तो है ही। देखिए, 15 सालों तक जिस बांग्लादेश को हमने संवारने का मौका दिया, बांग्लादेश को दुनिया की तमाम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में काफी ऊंचा स्थान दिलवाया, उसमें मदद करी, आज वही बांग्लादेश हमको देखना तक नहीं चाहता है। और देखिए, इतनी बड़ी विडंबना है कि ये सब चीजें इतनी तेजी से घटित हुई है कि हिंदुस्तान को आभास भी नहीं हुआ। बांग्लादेश का इंटरनल मैटर था, नो डाउट हिंदुस्तान को उसमें कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक हमको वॉच वहां पर रखना चाहिए था कि बांग्लादेश के अंदर हो क्या रहा है। शेख हसीना का जाना वो उतनी बड़ी बात नहीं थी, कई देशों में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में जो हुआ, जिस तरह के तत्व वहां पर सत्ता में आए हुए हैं, मोहम्मद यूनुस तो सिर्फ चेहरा है। अगर आप देखें तो सत्ता में पूरी तरह से बांग्लादेश नेशनल पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी, जो कि हमेशा से भारत विरोधी और प्रो पाकिस्तानी रहे हैं, वो सत्ता में बैठ चुके हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ साथ जमाते इस्लामी, जो कि कट्टरवादी आतंकवादी संगठन है, वो सत्ता में बैठने जा रहा है। तमाम तरह के ठेके, तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सब कुछ उन्हें हथिया लिए। आपने रिपोर्ट में दिखाई कि नौकरियां तक वहां से लोगों की छीन ली जा रही है। तो बांग्लादेश का जो क्रेडेंशियल है वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, और यही भारत के लिए अग्नि परीक्षा है। क्योंकि हम भारत ये समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं है बांग्लादेश के अंदर, ये एक सामाजिक समस्या भी है। देखिए, वहां पर जो अभी माइग्रेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक माइग्रेशन वाली क्राइसिस भी आ सकती है। हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर काफी संख्या में लोग आना चाहते हैं, कम से कम वो अल्पसंख्यक जो वहां पर मारे जा रहे हैं वो हिंदुस्तान आना चाहेंगे। तो क्या हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है आने वाले दिनों में, अगर यही सब चलता रहा वहां पर। दूसरी चीज, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो अभी तक पिछली सरकार के साथ भारत के सेटल नहीं हुए थे। तीस्ता जल समझौता एक बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर अक्सर टकराव की स्थिति बनी रहती थी। तो क्या हमको उम्मीद कर लेनी चाहिए कि जो अब जो रेजीम है बांग्लादेश में, या जो भविष्य में आने वाला रेजीम है, उसके साथ हम उस तरह के समझौते नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमने हसीना के साथ किए थे। हमने वहां पर उनसे सीमा के ऊपर कुछ गांवों की अदला बदली भी करी थी, अगर आपको याद हो। तो इतने एक प्रखर रूप से जब हम बांग्लादेश को देखते हैं, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए निश्चित तौर पर अग्नि परीक्षा है। और वो भी वहां पे ऐसी रेजीम है जो कि भारत के दुश्मनों के साथ खड़ी होती दिखती है। वो ऐसी रेजीम है जो कि नॉर्थ ईस्ट का जो खत्म हो चुका आतंकवाद है, उसको फिर से जिंदा करने की चाहत रखती है।
वो एक ऐसी रजीम है जो कि भारत को हमेशा परेशान करती रहेगी। तो ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। ये वैसा मसला नहीं है जो हमने मालदीव में या श्रीलंका में देखा था। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा प्रश्न बनने वाला है और इसको हमें जल्द से जल्द बहुत ही समझदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज हमको ये करनी पड़ेगी, जो वहां के आम नागरिकों में भारत के प्रति एक जो भावना भरी जा रही है एक पॉलिसी के तहत, आप देखें वहां का बांग्लादेश का जो आम नागरिक है, जो कल तक भारत का इतना बड़ा विरोधी नहीं था, आज वो भी भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को, भारत की सरकार को और हर एक भारतीय चीज का विरोधी बनकर खुल करके बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमको इस पर काम करना पड़ेगा और ये जैसा आपने सही शब्द चुना है, अग्नि परीक्षा ही। ठीक है अनुपम जी, वापस आऊंगी। अमित जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं कि भारत के लिए और फॉरेन पॉलिसी के नज़रिए से यदि समझे अग्नि परीक्षा जैसा है। मेरा एक प्रश्न मूल रूप से पहले भी वही था कि भारत का रुख क्या होगा। आज महत्वपूर्ण इस चर्चा में यही है कि भारत ने क्योंकि फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करी है, उनको क्या करना होगा, लेकिन इसका समाधान तो निकालना है। मैं कुमार राकेश जी की बात का भी समर्थन करती हूँ कि जो वैध ही नहीं है उनसे क्या बात करना, वो तो वर्बल नोट भेज रहे हैं, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम और ज्यादा जो वहां पर जिस तरीके से नफरत भरी जा रही है, जो भी सिनेरियो सामने आया उस पर कोई ना कोई एक बयान, स्टेटमेंट, जो भी आप एक स्टैंड ले सकते हैं, उन सारी चीजों को क्लियर करने की जिम्मेदारी, उसका हल निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है। जी राकेश जी, जो मैंने सुना, जो भी राकेश जी ने कहा, अनुपम जी ने कहा, श्रीवास्तव सर ने कहा, तो इन सभी चीजों का अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो आज देखिए, आज की जो विदेश नीति है और जिन सशक्त हाथों में है, हमें इस देश की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर 100% भरोसा है कि जो भी निर्णय निकल कर आएगा। देखिए, आज जवाब नहीं दिया गया है, इसलिए जवाब नहीं दिया गया है कि क्योंकि हम उनको जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है। जवाब इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो हमारा एक डिप्लोमेटिक, वो इट इज ऑन अस कि हम कब जवाब दें, वी चूज टू आंसर देम। तो वो उस चीज को देखते हुए जवाब नहीं दिया गया। जब भी उचित लगेगा, जयशंकर जी एक सशक्त व्यक्ति हैं, वो निश्चित तौर पे जवाब देंगे इस चीज का। लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा कि आज भारत को टू फ्रंट वार के लिए स्थिति के तौर पर खड़ा किया जा रहा है और बांग्लादेश भी उसी, जो आज बांग्लादेश के करंट हालात हैं, वो उसी एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत को टू फ्रंट वार पे उलझाने के लिए ये सारी की सारी चीजें गढ़ी गई हैं। और चाहे इसमें आप पाकिस्तान की ISI का कह लें या चाइना की तरफ से कुछ हस्तक्षेप कह लें या डीप स्टेट की बात कर लें, जितने भी आप बातें करना देखना चाहेंगे, तो आपको वो, अगर वो वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो देश को, भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं चाहता कि भारत एक वैश्विक स्तर पे एक विकसित राष्ट्र बने। भारत एक मजबूती के साथ किसी को भी जवाब दे, जिस तरीके से हमारे कनाडा के साथ संबंध हुए और भारत वहां पे डटा हुआ था, जिस तरीके से हमारे चाइना के साथ संबंध रहे और भारत वहां पर आंख से आंख मिलाकर वहां पर खड़ा हुआ था और वहां पर से पीछे हटने पर मजबूर हुआ चाइना। तो ये पूरा जो आप देखेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स को, तो भारत को टू फ्रंट वार पे उलझाने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश है और इस पे बांग्लादेश बुरी तरीके से फंस चुका है। रही बात हमारे इन्वेस्टमेंट्स की बांग्लादेश में, तो वो कोई भी चुनी हुई सरकार बने, वो एक पॉलिटिकल, एक कंट्री टू कंट्री वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ना कि व्यक्ति से कोई उनका जुड़ाव रहता है। तो वो इन्वेस्टमेंट्स ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, हाँ थोड़ा देर लगेगा, लेकिन हाँ वो इन्वेस्टमेंट्स भी वापस आएंगे। और आज तो भारत इस स्थिति में है कि अगर भारत वहां पर आज आलू भेजना बंद कर दे तो वहां के लोग भूखे मर जाएंगे। भारत आज वहां पे बिजली कटौती कर दे तो वहां पर बिजली नहीं जाएगी। भारत आज यहाँ से राशन पानी बंद कर दे तो वो भी नहीं जाएगा। तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए भारत ने तो राशन चावल भी देने का वो किया है, अग्रीमेंट किया है। तो निश्चित तौर पे जितनी भी पर संधि पर जो भी उसको रिविजिट करना पड़ेगा, उस पर रिविजिट करके जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। और रही बात उनको, शेख हसीना को यहाँ से वहां भेजने की, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी स्तर पे उचित होगा अनटिल एंड अनलेस कि वहां पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बने कि जहां पर कि उनको एक लीगल मतलब एक
उचित है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी जाएगा और उसे प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा। तो जब तक वो स्थिति नहीं बनती है, किसी भी हालत में किसी को भी कोई हमारे यहाँ आया है शरण लेने के लिए, हम उसे नहीं दे सकते हैं। और उसी सिचुएशन में जाया जा सकता है जब वहां की स्थिति ऐसा लगे कि वहां पर अब कानून का राज है, वहां पर अब डेमोक्रेसी है। अभी तो डेमोक्रेसी ही कहाँ है, वहां पर तो कट्टरपंथियों ने पूरी की पूरी कैप्चर करके रखा है। तो जिस तरीके से डेमोक्रेसी वहां पर जब बहाल होगी, निश्चित तौर पे तब की तब सोचा जाएगा। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, एक बात जो निकल कर आई है, अभी कुमार राकेश जी भी कह रहे थे, अभी अमित जी भी उसी बात पर आए हैं कि भारत को जब जवाब देना है वो जवाब देंगे, लेकिन आने वाले समय में इस पर क्या करना है, उस पर भी जो प्रत्यर्पण संधि है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। वो तमाम चीजों को देखा जाएगा और उसके पॉइंट्स तो यही दर्शाते हैं कि इतना आसान होगा भी नहीं, और वो जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता कि वो वहां जाएंगी। अब क्योंकि स्टेटमेंट जब तक सरकार की तरफ से नहीं होता, हम उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात है, जहां डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर यूनुस पर खुद इतने अत्याचार के आरोप हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आई, उनकी आज इतनी हिम्मत या इतनी वकालत वो कैसे कर रहे हैं कि शेख हसीना को भेजिए? अभी तक क्यों नहीं? अभी तक तो ये बातें नहीं आ रही थी, आज कैसे एक वर्बल नोट भेज दिया गया और इतनी बातों का हवाला दे रहे हैं वो, इतने समझौतों का हवाला दे रहे हैं वो? नहीं देखिए राखी जी, एक तो वैध सरकार नहीं, ये बात सच है, लेकिन अंतरिम सरकार है और वो ये प्रयास कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने देखिए शेख हसीना को वापस है। जो कट्टरपंथी या जो लोग उस पर जिस वजह से शेख हसीना को भारत आना पड़ा, तो आप देखिए उन लोगों का उनकी मंशा के अनुरूप वो व्यवहार कर रहे हैं। और कुमार राकेश जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये एक वैध सरकार नहीं है, वैध सरकार नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं जब 1 साल बाद चुनाव होगा तो फिर सरकारें किसकी आएंगी। जहाँ तक शेख हसीना का सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये बात सही है कि इस पैनल में किसी भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि उनको इतना जल्दी वहाँ भेजा जाएगा और शेख हसीना भारत से जाएंगी। कारण ये कि बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। प्रत्यर्पण जो संधि हुई है उसके अनुरूप किस तरह की क्या क्या चीज़ें हैं, उनको देखने के बाद, उनको जांचने परखने के बाद ही भारत सरकार इस तरह का कोई बयान जारी करेगी या भारत सरकार सोचेगी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह के लोग अगर आते हैं जो एक तरह से वो सारी चीज़ों को जांच परख के ही कोई बात करता है। जहाँ तक एक सवाल अभी ये आ रहा था कि पड़ोसी मुल्क की बात जहाँ तक आ रही थी, अभी अमित जी ने कहा कि 2 फ्रंट वार की। अब देखिए इतनी बड़ी घटना हुई और हमारी सरकार को पता क्यों नहीं लगा कि शेख हसीना के साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे भी तो तंत्र है और जितने आनन फानन में शेख हसीना को भारत आना पड़ा, ये बड़ा चौंकाने वाला बात है। क्या ऐसी एजेंसियां, चाहे ISI हो, चाइना हो या तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, ये इस तरह से इस कदर लगी हुई थी कि शेख हसीना जैसी मजबूत सरकार जो पूरे पिछले चुनाव में भारी बहुमत से जीत के आई थी, उसको वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। तो ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। हमें लगता है कि चाहे सामरिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, भारत सक्षम है, भारत इसको हैंडल करने में पूरी तरह सक्षम है, लेकिन इस मसले को हल निकालना पड़ेगा। और जिस तरह से बांग्लादेश के चाहे कोई भी सरकार आए, जो रिश्ते हैं उनको बराबर जो है उस तरह से बरकरार रखा जाए, उनको मजबूत रखा जाए। जहाँ तक यूनुस का सवाल है, हमें लगता है कि यूनुस अगले चूँकि चुनाव होने वाला है, तो जो वहाँ पर कट्टरपंथी तमाम लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं और उनके प्रत्यर्पण का जो वर्बल नोट भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कुमार राकेश जी, क्या लगता है, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, उस पर क्या एक अगला कदम होगा? लेकिन बार बार एक बात आ रही है कि इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, तो भारत के दृष्टि से हमें उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। 5 अगस्त को जो कुछ भी सिनेरियो हुआ वहाँ पर, उसके बाद वो यहीं आई, बैठी, मुलाकात हुई, तमाम चीज़ें हुई, तो जिम्मेदारी मुझे लगता है ठीक है उन्हें तो प्रत्यर्पण कराना है, लेकिन जिम्मेदारी भारत की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शेख हसीना से जो संबंध रहे हैं, जो बांग्लादेश से उस वक्त पे संबंध रहे हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक अतिथि जैसे ही उनको ले लीजिए। तो जिम्मेदारी तो है, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, चुप तो नहीं बैठ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार भी काम कर रही है, उसकी नीति निर्माता भी काम कर रही है। श्रीवास्तव जी, अनुपम जी ने एक बात सही कही और मैं भी सहमत हूं। मैं पहले ही बोला कि कुछ न कुछ खामियां रही है सरकारी तंत्र में, चाहे वो रॉ की हो, चाहे YB की हो, चाहे जो भी खुफिया तंत्र है, ये चीजें सही वक्त पे आई और नहीं आई। वहां बैठे जो उच्चायुक्त थे, उनके तरफ से या उनका सूचना तंत्र कितना कमजोर था, कितना मजबूत था। लेकिन अनुपम जी ने एक बात कही कि श्रीलंका और मालदीव जैसी बात नहीं है।
ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में मैं तो नाम लेके बता रहा हूं, चाहे अमेरिका की दूरदर्शी नीति हो या चीन की नीति हो, यहाँ एक्चुअली ये बांग्लादेश वाली बात नहीं है। अमेरिका और चीन की जो नीतियां है, चीन की विस्तारवादी नीति सबको पता है, और अमेरिका में क्या हो रहा है, कैसी सरकार थी जिसको वहां की जनता ने हटा दिया, वो सबको पता है, उनकी नीतियां हैं। तो उसमें जो भारत जो है एक एक कदम फूंक के रख रहा है। भारत की नीति रीति प्रकृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की। हमारे यहाँ जो आश्रय जो है, शालम को जो बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ तो हमने तो कई दुश्मनों को भी आश्रय दिया, भले हमारे पीठ में छुरा भोग दे या सामने भोग दे। हमारी पुरानी संस्कृति रही है कि हम जो है लोगों को दाता के रूप में हम देते हैं, भले अगला बेईमान हो जाए, आक्रमकानी हो जाए, चोर हो जाए, डकैत हो जाए, अपराधी हो जाए। तो तीसरी बात जो बात है कि रहने की या ना रहने की, जाने की नहीं जाने की बात है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन श्रीलंका और वहां मालदीव में भी कमोबेश स्थिति बांग्लादेश जैसी ही थी, लेकिन वहां अमेरिका का शेर नहीं था, चीन का शेर था। उसको कैसे काउंटर किया गया वो अलग कहानी है, और जहां जहां उनकी मजबूरियां थी उस मजबूरी को भारत ने पाटा। श्रीलंका में, अभी श्रीलंका में गया था, वहां काफी स्थितियां बदली हैं। मालदीव के जो भी राष्ट्राध्यक्ष अभी बीच में एक बार ऑफिशियल आए, बाद में 3-4 मंत्री आए, उन्होंने भी पैच करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी जो डिप्लोमेसी में क्या होता है, कल्चरल डिप्लोमेसी ज्यादा होता है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, गिव एंड टेक की बात है। गिव टेक में किसको कितना दिया, किसमें कितना दम है देने की और लेने की, उसको जो पचा सकता है, मैं साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ज्यादा मजबूत है। तो भारत अभी जब 14वीं व्यवस्था से 2014 के पहले 5वीं पहुंचा है, तो बहुत जो G7 के लोग हैं सबके आंखों किरकिरी है, अंदर अंदर सब जल भून के राख बने हुए हैं। अमेरिका की स्थिति अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है। चीन जो है कई मामलों में छटपटा रहा है, कई उसके करीब 100 से 115 उद्योग वहां शिफ्ट हो चुके हैं, कई वियतनाम, हांगकांग भारत में आ रहे हैं, कई इस तरह की समस्याएं हैं। तो उसमें यहाँ जो है मोदी है तो मुमकिन है फॉर्मूला ज्यादा कारगर होता है कि भारत सरकार काम कर रही है, आंतरिक स्तर पर काम हो रहा है। शेख हसीना के इनकी सिस्टर पहले भारत में रहती थी, उनका बेटा है अमेरिकन सिटीजन है, तो अभी उसके ऑप्शंस भी खुलेंगे आने वाले दिनों में। 20 जनवरी जो एक मार्ग ऐतिहासिक डेट है विश्व के इतिहास में, उसके बाद भी राजनीति बदलेगी। और बाकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, हसीना तो मानी है, हसीना मानेंगे क्या, यूनुस को मानना है, वो बनवास लेंगे कि नहीं लेंगे, वो अपने को किस कदम पे ले जाते हैं, माफी मांगते हैं, विश्व के नहीं मानते हैं, और खुद ही वो शर्मिंदगी होकर के जाते, ये मुद्दा है। क्योंकि समय की सीमा है, मुझे रुकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर क्या हसीना मान जाएंगी? देखिए, अब क्या यूनुस मानेंगे, ये भी एक सवाल यहां निकल कर आया है। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं। क्या होगा भारत का, और विदेश मंत्रालय से जो टिप्पणी आनी है, जो स्टेटमेंट आना है, वो बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन निकालना है, वो क्या कहते हैं, उसके बाद ही इस पर कोई और आगे बात और बहस हो पाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।